मित्रों, आप सबको नमस्कार, लाल सलाम, जय भीम, जय फातिमा, जय फूले, जय सावित्री, जोहार। आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारी सबसे सशक्त लोकतांत्रिक आवाज़ विगत कई महीनों से जो सतत दर्ज हो रही है, किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन में हम ये देख रहे हैं सतत महिलाओं का सक्रिय सहयोग ही नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी है। इसलिए आज हमने किसान आंदोलन में महिलाएं इस विषय पर बातचीत आप सबके सामने रखने के लिए इस विषय को चुना है। मुझे एक गीत याद आ रहा है। गीत छत्तीसगढ़ी का है। कई सालों पहले मेरी भी बचपन की स्मृतियों में से वो आज निकल करके आया है। मोर राजा दुलरवा बेटा तै नागर रिहा बन जावे। लक्ष्मण मस्तूरिया की आवाज़ में ये गीत है जिसमें वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम, और बेटा कैसा है, राजा दुलरवा बेटा, तुम क्या बनना, तुम नागरिहा बन जाना, तुम हल चलाने वाला, तुम किसान बन जाना। उस किसान के पूरे अस्तित्व को जिस तरह से जो किसान नहीं हैं उनके सामने भी, और केवल उनके सामने नहीं बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर जिस तरह से उपस्थित किया है किसान आंदोलन ने, वो वाकई हमारे सलाम का हकदार है। मित्रों, कल प्रेमचंद जयंती भी है, 141वीं प्रेमचंद जयंती, और हम आज उनको भी ये कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। एक ऐसा उपन्यासकार, एक ऐसा कथाकार जिसने किसान जीवन संघर्ष का महाकाव्य लिखा, बारीक से बारीक, महीन से महीन जो रेखाएं हैं, जो मनोविज्ञान है, जो संघर्ष है, जो दैनिक जीवन में जिस तरह के हर पल होने वाले सामने खड़े हो जाने वाली एक समस्या से कैसे निपटान किया जाता है और फिर भी वो अंत तक नहीं निपट पाती, इतनी खूबसूरती से ऐसा महाकाव्य रचने वाले प्रेमचंद के यहाँ केवल होरी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी धनिया, होरी की पत्नी धनिया, जिस सशक्त कैरेक्टर का निर्वाह करती हुई दिखाई देती है, प्रेमचंद की दृष्टि को मानना पड़ेगा। जिस यथार्थ को, दलित जीवन के यथार्थ को प्रेमचंद प्रकट करते हैं कि एक स्त्री, किसान की पत्नी, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, हम में से जितने भी लोग होंगे इन सभी के घरों में कोई ना कोई किसान होगा, और किस तरह से वो किसान की पत्नी, किसान की बेटी, किसान की माँ खेतों में जाकर के अपना काम करती है और कैसे उस किसान के साथ हर एक कदम पर खड़ी रहती है।
ये हम सब जानते हैं। और मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त भी याद आ रहे हैं कि जब साकेत में उर्मिला अपनी बात कह रही होती है तो वो कहती है कि काश मैं इस कृषक की पत्नी होती तो आज मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। तो हर एक कदम पर जिस तरह से जो संघर्ष करती हुई किसान पत्नियां दिखाई देती हैं, कमाल है। पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरह से खड़ी दिखाई देती हैं वो कमाल है। ये भी बहुत कमाल है कि वो कई बार उस किसान पुरुष से ज़्यादा तेज और मुखरता के साथ, सुदृढ़ता के साथ अपनी समस्याओं के निवारण के लिए खड़ी होती दिखाई देती है, क्योंकि उसकी आजीविका, जो घर है, वो तो उसी से ही चलना है, वो उसी के माध्यम से चलना है। मुझे ये भी याद आ रहा है कि यदि हम थोड़ा सा इसको और आगे पीछे लें और सोचें कि किस वक्त गोदान की रचना हो रही है, तो हम ये 1936 देखते हैं। और 1936 का मतलब है कि वो ब्रिटिश युग है। और उस ब्रिटिश युग में किसान केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं, जमींदार से भी लड़ रहा है। और ये लड़ाई वहां से लेकर के अब तक सतत चली आ रही है कि मेरे जीवन को जीने के लिए बहुत बड़े बड़े नारे लगाए गए थे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पर उस स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उस समय से लेकर के आज तक भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष में है, लगातार सड़क में है। जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई थी कि इस लोकतंत्र में हमारा किसान, हमारा मजदूर, हर एक व्यक्ति कम से कम आजीविका के जो संसाधन हैं उसको प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। पर संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21 के बाद भी वो कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए आज हमारा किसान विगत 8 महीनों से न केवल दिल्ली, देश की राजधानी के बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, बल्कि अब जिस तरह से संसद चल रहा है उसमें वो अपनी एक संसद लगा रहा है। और इस संसद में किसानों या किसान महिलाओं ने किस तरह से अपनी संसद लगाई, वो संसद और जिस तरह से एक विधवा किसान स्त्री पूरी ताकत के साथ ये बोलती हुई दिखाई दी कि जो किसान, वो जो आक्रोश था, पति इस प्रदर्शन के दौरान ही मौत को प्राप्त हो गया, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हट रही है। वो कह रही हैं कि मैं और मेरे बच्चे हम लगे रहेंगे, क्योंकि ये जीवन है और कम से कम एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मुझे है। और इस जो महिलाओं की संसद लगी, उस महिलाओं की संसद को में सभापति का काम आज हमारी मुख्य वक्ता कॉमरेड सुभाषिनी अली जी ने उसका सभापतित्व का भार संभाला था। और पूरे दिन जिस तरह से बातचीत की गई थी, जिस तरह से इन जगहों पर जन सामान्य को, लेखकों, कलाकारों को, यहाँ तक कि आरंभिक दिनों में तो पत्रकारों को भी रोका गया। यदि सरकार सीधी है, सच्ची है, तो किसी को रोकने की ज़रूरत क्या है? खुलें और सबसे बातचीत करें। सुभाषिनी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो दीप्त हैं। पर यहाँ पर मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कई सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं ये सूचना, मतलब
थोड़ा सा अलग एक सूचना देना चाहूंगी। उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष को बताने के लिए कि वो अशोका फिल्म जो आई थी उसमें नायक की माता का जो रोल प्ले करती हैं वो यही हैं। और मतलब जब बहुत सहज, सरल, उदार मना, सीपीआईएम की बड़ी नेता हैं, और बहुत समर्पित ढंग से पूरी समझदारी के साथ सारे के सारे जो हमारे मुद्दे हैं उनको एड्रेस करती हैं। तो आज हम किसान आंदोलन में महिलाएं इस विषय पर उनको सुनने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ, आइए सुभाषिनी जी, और हम सबको अपने उस विशिष्ट अनुभव से लाभान्वित करिए। सुभाषिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वास्तव में मैंने मतलब अपने जीवन में बहुत संघर्ष और बहुत आंदोलन, बहुत हड़तालें और रेल जाम, 110 घंटे का, इन तमाम चीज़ों को देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितने हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों के जीवन काल में इस तरह का आंदोलन हुआ है जैसे कि ये किसान आंदोलन है। और इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। सब लोग जानते हैं कि किसान कैसे वहाँ बैठे हैं, ठंड से, बारिश से, गर्मी से वो घबरा नहीं रहे हैं। पुलिस का दमन भी उन्होंने मतलब उसका सामना किया, तमाम चीज़ों को झेला। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है इस आंदोलन में। पहली बात तो ये है कि जो पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके खेतों की रखवाली तो उनके घर की महिलाएं कर रही हैं। वहाँ पर बच्चों की देखरेख के साथ, घर चलाने के साथ साथ वो सारी खेती का काम भी संभाल रही हैं। यही नहीं, गाँव से जो सामान लगातार आता है बॉर्डर पर, गेहूं है, दूध है, दही है, घी है, दाल है, उसको बटोरने का काम भी वो महिलाएं करती हैं। और साथ साथ वो लगातार यहाँ बॉर्डर पर आकर के बैठती भी हैं। तो बहुत बड़ी ताकत इस आंदोलन को महिलाएं पीछे से दे रही हैं। और अब बहुत हमें खुशी होती है कि आगे बढ़ करके भी अब वो दिखाई देने लगी हैं। उनकी जो उनका जो इसमें उनकी जो शिरकत है वो दिखाई देने लगी है। और इससे कई चीज़ों पर हमारा ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। जो पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि आज भी हमारे देश में महिला किसान को किसान होने की मान्यता नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से महिला किसान को किसान नहीं माना जाता है। जो भी किसानों को सहूलियत मिलती है, लोन के मामले में, सब्सिडी के मामले में और तमाम चीज़ों के मामले में, उनसे महिलाएं जो पूरी खेती का काम करती हैं वो उससे वंचित रहती हैं। अब इसका क्या नतीजा होता है? यहाँ पर एक संगठन है जो अपने आप को महिला किसानों की आवाज़ के रूप में पेश करता है। उन्होंने अपने एक अध्ययन के माध्यम से बताया है कि जो कृषि के तमाम कार्य हैं उनमें 81% काम महिलाएं करती हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि पशुपालन और दूध के व्यापार का पूरा काम महिलाएं संभालती हैं। मतलब केवल दूध लेकर के शहरों में नहीं आती हैं बेचने, बाकी पशुओं को चारा देना, दूध निकालना और दूध को मतलब पैक करना, डब्बों में भरना, ये सारा काम महिलाएं करती हैं। अगर आप लोग कभी हरियाणा से गुजरे तो आप एक चित्र देखेंगे कि तमाम पुरुष जो किसान हैं, जिनको किसान का दर्जा मिला हुआ है, वो अधिकतर अपने घरों के सामने खटिया पर बैठे या कुर्सियों पर बैठे हुक्का पीते हुए नजर आएंगे। शाम को क्या पीते हैं उसका जिक्र मैं नहीं करूंगी। ताश खेलते हुए दिखाई देंगे, बीड़ी पीते हुए और ये हुक्का पीते हुए दिखाई देंगे। लेकिन महिलाएं आपको सुबह सुबह ही खेतों की तरफ जाती हुई आपको नजर आएंगी। वो खाना भी वहां पहुंचाती हैं और खुद वहां काम भी करती हैं। यानी अब तो वहां के लोग, अगर आप उनसे पूछे तो कहते हैं
कि ये खेती का काम तो अब हम लोगों ने महिलाओं के लिए छोड़ दिया है। लेकिन खेती का काम वो करती हैं, लेकिन खेती का काम करने का उनको महत्व नहीं मिलता है और उनको किसान होने की मान्यता भी नहीं मिलती है। आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं 1918 तक की वो फिगर्स मौजूद है, उनमें 50,000 से ऊपर ये माना है सरकार ने कि महिला किसान है जिन्होंने आत्महत्या की है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। एक तरफ करीब करीब 10 लाख महिलाएं हैं जो आत्महत्या करने वाले किसान की विधवाएं हैं और उनके अलावा 50,000 से ऊपर महिला किसान हैं जो आत्महत्या कर चुकी हैं। लेकिन कोई भी नहीं पूछता, कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता कि इनकी जीविका कैसे चल रही है, ये अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन कैसे चला रही हैं। पति के मरने के बाद भी ज्यादातर जमीन पर अधिकार इनको नहीं मिलता है। अगर कोई जवान बेटा है तो उसको मिल जाता है और अगर उस विधवा की कम उम्र है तो उसके जो ससुराल के लोग हैं वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अक्सर उसको और उसके बच्चों को वहां से हटा ही देते हैं। अगर वो फिर भी मेहनत करती है उस जमीन पर तो उस जमीन के ऊपर उसका अधिकार नहीं होता है और बड़ी मुश्किल से वो खेती का काम वहां पर करके अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करती है। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी कहानी है जिसको मतलब हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, ये हमारे सामने आ ही नहीं रही है। महिला किसान विधवाएं और खुदकुशी करने वाली महिला किसान। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि जो महिलाएं खुद खेती का काम कर रही हैं, 81% खेती का काम वो करती हैं, लेकिन केवल 12% जमीन उनके नाम पर है, केवल 12% जमीन की वो मालिक हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर अब तो कानून में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर उनको जमीन के मालिक बनने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और इन सारे परिस्थितियों में रहते हुए वो फिर भी बहुत ही हिम्मत के साथ खेती का काम भी कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं और तमाम तरह के अत्याचार और उत्पीड़न का सामना भी कर रही हैं। और इस आंदोलन में 2-3 चीजें हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहले पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। महीनों से वो भी इस आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ विभिन्न बॉर्डरों पर बैठी हुई हैं। और अब हरियाणा में से हजारों औरतों ने उनका अब साथ दिया है और हरियाणा से भी हजारों औरतें इस आंदोलन के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बैठना शुरू कर दिया है। राजस्थान से महिलाएं कम आती और जाती हैं, लेकिन वो भी अब सुल्तानपुर बॉर्डर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर दिखाई देने लगी हैं। जब ट्रैक्टर मार्च हुआ था तो आपको मालूम है कि हजारों महिलाओं ने गांव में कहा कि हम भी ट्रैक्टर चला करके जाएंगे। अब हमने तो ये सोचा चलो एक बहुत बड़ी बात है कि अब महिलाएं ट्रैक्टर चलाएंगी, बहुतों ने ट्रैक्टर चलाना सीखा और वो आए। लेकिन एक बात का ध्यान हम लोगों ने नहीं दिया, हरियाणा में जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं वो घूंघट काटती हैं और कईयों ने हमको अलग अलग मीटिंगों में बताया कि अक्सर उनके पतियों ने भी उनकी शक्ल कभी नहीं देखी है। लेकिन आप सोचिए कि ट्रैक्टर चलाने के लिए तो घूंघट को ऊपर करना जरूरी है, घूंघट काट के कोई ट्रैक्टर नहीं चला सकता है। तो ये जो हजारों महिलाएं ट्रैक्टर चला करके हरियाणा से आई, उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना घूंघट ऊपर करके ट्रैक्टर भी चलाया और अपनी शक्ल सूरत को भी प्रदर्शित किया, सार्वजनिक किया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हुआ और वो ट्रैक्टर चला करके बॉर्डर पर पहुंची। पंजाब से भी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर चला करके और ट्रॉलियों में महिलाओं को लाद करके भर करके उस दिन
ट्रैक्टर रैली में भाग लेने का काम इन हजारों महिलाओं ने किया। ये एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया अपनी एक नई पहचान को ग्रहण करने के लिए और अपनी एक नई पहचान से दुनिया को अवगत कराने के लिए। तो इन बातों को याद रखते हुए अब हम लोगों को देखना है कि ये जो महिला संसद हुआ उसमें महिलाओं ने किस तरह से शिरकत की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महिला संसद तो 26 तारीख को, जो एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, उस दिन हुआ जंतर मंतर पर। लेकिन उसके पहले मुझे मौका मिला कि 23 जुलाई को जो कैप्टन लक्ष्मी के देहांत का दिवस है, उस दिन तमाम जन संगठन, महिला समिति और तमाम संगठन उनको याद करने के लिए तमाम कार्यक्रम रखते हैं। तो हरियाणा में 2-3 टोल पर ये कार्यक्रम रखे गए। अब उन टोलों पर जब जाने का मौका मिला तो आप ये सोचिए कि हरियाणा में लगभग 20 बड़े टोल हैं और ये टोल पिछले 7-8 महीने से या 6 महीने से या 5 महीने से मुक्त कर दिए गए हैं। यहाँ आने जाने वालों से टोल वसूली करने के लिए अब वहाँ कोई है ही नहीं। ये ज्यादातर टोल प्राइवेट लोगों को दिए गए हैं, लेकिन वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वहां पर आकर के अपने कर्मचारियों द्वारा टोल इकट्ठा करने के लिए। और इन टोलों पर भी रोज 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक आसपास के हजारों किसान, जिसमें महिलाएं शामिल हैं बड़ी संख्या में, वो आकर के टोल पर बैठते हैं और वो वहां पर जो टोल की मुक्ति है उसको जारी रखने का काम करते हैं। तो 23 तारीख को जब मुझे भी उन टोलों में से 2-3 टोलों पर जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कितने जोश, उत्साह और हिम्मत के साथ वहां पर महिलाएं बैठी हैं और उन्होंने तमाम गीत तैयार किए हैं। इन गीतों को, जो लोक गीत हैं हरियाणा में, उनको जागृति कहते हैं। और इन जागृति गीतों में जो लोकगीत की धुनों पर गाई जा रही हैं, उनमें उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों के बारे में, किसान आंदोलन के मुद्दों के बारे में, 3 काले कानूनों के बारे में तमाम चीजों को जोड़ा है। और इस तरह से ये नई जागृतियां तैयार की गई हैं जो इस आंदोलन में लगातार जोश भरने का काम कर रही हैं। इनको गाने का काम महिलाएं ही करती हैं और अब तो ये हाल है कि वो गाती भी हैं और अब वो थोड़ा थोड़ा नाचने भी लगी हैं। मतलब सार्वजनिक तौर पर थोड़ा बहुत नाचने भी लगी हैं। अभी नाचने का कार्यक्रम तो शुरू हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से वो भी आगे और जोर पकड़ेगा। और जो लोग ग्रामीण परिवेश से परिचित हैं वो जानते हैं कि महिलाओं के लिए अपने गांव के मर्दों के सामने, अपने परिवार के मर्दों के सामने नाचना एक वास्तव में बहुत बड़ा काम है, जो कि अक्सर हम लोग, कम से कम जो उत्तर प्रदेश के हैं, और अब तक इन इलाकों में भी ये देखा नहीं जाता था। शादियों में भी महिलाएं अलग बैठ करके, अलग अपना गोल बना करके नाचने का काम करती थी, पुरुषों के सामने नहीं करती थी। लेकिन इस आंदोलन से जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो पुरुष प्रधानता के सबसे बड़े गढ़ हैं हमारे गांव, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के ये गांव, पंजाब थोड़ा कम, बाकी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा, ये तो पुरुष प्रधानता के गढ़ हैं, ये खापों के गढ़ हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहां महिलाओं को कभी भी बराबरी का अधिकार मिला ही नहीं है, उनको बराबर समझा ही नहीं गया है। उनकी मेहनत का पूरा फायदा तो उठाया गया है, लेकिन उनकी मेहनत को न कभी मान्यता मिली है, और उसको मतलब किसी तरह का ये मतलब आर्थिक उसको लाभ मिलने का तो कभी सवाल ही नहीं उठा है अब तक। तो ऐसे इलाकों में अगर आज महिलाएं घर से निकल रही हैं, खुद अपने आप टोलों पर जा रही हैं, बॉर्डर पर जा रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं, गीत गा रही हैं, गीत लिख रही हैं, नाच भी रही हैं और माइक पर भाषण भी दे रही हैं,
तो ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। और ये परिवर्तन मतलब इन तीन काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के संदर्भ को बहुत ज्यादा विस्तारित करने का काम कर रहा है। ये जो किसान आंदोलन है, ये एक तरह से जो भी आजादी में हम लोगों ने पाया उसको बचाए रखने का आंदोलन बन गया है। खेती से लगे लोगों के भविष्य को बचाने का आंदोलन बन गया है। सरकार के आतंक और सरकार की जो मतलब प्रजातंत्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनको जवाब देने का आंदोलन बन गया है। लेकिन साथ साथ वो कुछ नए सामाजिक रिश्तों को कायम करने का आंदोलन भी बन गया है। ये आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन ये कुछ हिस्से अपने आंदोलन में दलित सवालों को भी समायोजित कर रहे हैं, जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं उनके सवालों को भी समायोजित कर रहे हैं, और जो दलित बड़े पैमाने पर नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए। उनकी चिंताओं को भी समायोजित बस निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। कि किस तरह से ये आंदोलन केवल 3 काले कानूनों को खत्म करने वाला आंदोलन नहीं है, बल्कि एक बहुत विस्तृत आंदोलन बन गया है जिसके तमाम पहलू हैं। जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसका लैंगिक पहलू। ये जो महिलाओं की शिरकत से महिलाओं ने अपने सवालों को भी आगे लाने का काम किया है। और मेरे ख्याल से अगर ये आंदोलन चलता रहा, जिस दिन ये आंदोलन जीतेगा, तो मुझे एक गहरी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का जो स्तर है, महिलाओं का जो स्थान है और महिलाओं का जो सम्मान है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किसान संसद में क्या हुआ। लेकिन अब आपके शायद समझ में आया होगा कि इस किसान संसद में किस तरह की महिलाएं आई और वो अब किस तरह की नई किसान महिलाओं की नई चेतना का प्रतिनिधित्व करने वहां आई। एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं की इस शिरकत ने किसान आंदोलन को भी, मैं कहूँगी, प्रेरित किया है कि वो अपना भी नजरिया महिलाओं के बारे में काफी बदलें। मतलब मार्च के महीने में भी सारे बॉर्डरों पर महिला किसान दिवस मनाया गया था, जब स्टेज और माइक महिलाओं को दे दिया गया था कि आज आप डायस को संभालेंगी, मोर्चे को संभालेंगी, आप बोलेंगी। और महिलाओं की कबड्डी की प्रतियोगिता भी उस दिन हर एक बॉर्डर पर हुई थी। महिलाओं की टीम से आपस में कबड्डी के मैच खेले थे। तो ये मार्च के महीने में ही बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। उसके बाद आपको मालूम है कि एक चिंता व्यक्त की गई कि जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और आती जाती हैं, तो उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़, बदतमीजी, बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो उनकी शिकायत की सुनवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम है कि अभी तक हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में अभी तक काम की जगह पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। लेकिन चारों बॉर्डर पर कंप्लेंट्स कमेटी का गठन हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और इन कंप्लेंट्स कमेटी के सामने महिलाएं अपनी शिकायत लेकर के जाती हैं, और इन कंप्लेंट कमेटी को चलाने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है हर एक बॉर्डर के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसको समझने की जरूरत है। और उसी कड़ी में जब ये संसद के सामने किसानों के प्रदर्शन की बात तय हुई और ये फैसला हुआ कि रोज एक वैकल्पिक संसद यहाँ पर चलाई जाएगी, तो ये भी फैसला लिया गया कि 26 जुलाई को महिला सांसदों को, यानी महिला प्रतिनिधियों को मौका मिलेगा कि वो अपनी संसद चलाएं और सांसद के रूप में उसमें भाग लें। तो हर रोज 200 लोग सारे बॉर्डरों से आते हैं जंतर मंतर पर, और इसका तरीका ये है
के हर बॉर्डर से महिलाएं सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होती हैं और जो विभिन्न संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं उनकी तरफ से भी 5-5 महिलाएं यहाँ पर आती हैं भाग लेने के लिए और इस तरह से 200 महिलाएं सिंघू बॉर्डर पर 26 तारीख की सुबह इकट्ठा हुई। इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का था क्योंकि पंजाब का जो योगदान है वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए उनको ज्यादा इसमें मतलब संख्या दी गई है। तो पंजाब की महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं, विभिन्न संगठनों की महिलाएं, ये सब इस 200 की संख्या में शामिल हुई और अलग अलग बसों पर नंबर लगा दिए गए। हर महिला को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया जिसमें उनका नाम और संगठन का नाम और फिर बस नंबर दिया गया और बहुत ही अनुशासित तरीके से बसों में हम लोग सब बैठे। अब आप सोच रही होंगी कि हमको कैसे प्रतिनिधित्व इसमें मिल गया। तो हमारी जो किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा, उन्होंने हमें अपने 5 प्रतिनिधियों में से एक चुना क्योंकि मैं महिला समिति में हूँ, तो उस लिहाज से उन्होंने मुझे उसमें प्रतिनिधित्व दिया और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, किसान आंदोलन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला उस दिन वहाँ पर भाग लेने का। और हमारी जो साथी हैं जगमती सांगवान, वो तो इस आंदोलन में लगातार रही हैं और जो टिकरी बॉर्डर की कमेटी है उसकी वो संयोजक है, तो उस हैसियत से वो भी 26 तारीख को शामिल हुई और हम लोग सब बसों में सिंघू बॉर्डर पर बैठे करीब 9 बजे। और हमारा सौभाग्य था कि हमारी 3 नंबर बस में वो महिला थी जिसका जिक्र हेमलता जी ने किया। उनका नाम रमेश है, वो हरियाणा की है, उनका गांव सिंघू बॉर्डर के करीब है। वो लगभग 40-42 साल की हैं और उनके पति जिनका नाम सतीश कुमार था, उनका देहांत सिंघू बॉर्डर पर 3 फरवरी को हो गया। लेकिन ये महिला इतनी बहादुर है, इतनी हिम्मत वाली है कि वो लगातार बॉर्डर पर बैठती है, भाषण देती है, जबरदस्त तरीके से नारे लगाती है और कहती है कि मैं खुद अपने बच्चों के साथ शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक कि ये आंदोलन जीत करके हम लोग अपने घर वापस नहीं जाते हैं। मतलब इस तरह का की प्रेरणा तो बहुत कम मिलने को का सौभाग्य लोगों को प्राप्त होता है और वो हमारे बस में ही थी, हमारे साथ रास्ते भर रही, वो नारे लगाती रही और मतलब बीच बीच में बोलती भी थी। तो हम उनको मतलब कभी भुला नहीं सकते हैं और उनकी जो हिम्मत है वो जिंदगी भर हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो हम लोग फिर पहुंचे जंतर मंतर करीब 11 बजे और आप सोचिए कि रास्ते भर सिंघू से लेकर के जंतर मंतर तक करीब 2,500-3 हजार पुलिस लगाई गई थी। और पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि उनको लगता कि शायद हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन बाद में हमारी समझ में आया कि उनको मालूम था कि हम लोग पूरे अनुशासित तरीके से आएंगे। उनका काम ये था कि वो हमको जनता से दूर रखें, जनता की नजरों से दूर रखें। सरकार इतना डरती है सच्चाई से और सरकार इतना डरती है किसान आंदोलन से कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आम जनता, आम नागरिक इस आंदोलन में शामिल लोगों को देखें, उनके जोश को देखें, क्योंकि उस जोश से उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, वो भी जोश से भर जाएंगे। और जब वो जहाँ वो संसद चल रही है वहां तो बिल्कुल भी किसी को वहां आने दिया ही नहीं पुलिस ने। वहां पर हम लोग के पहुंचने से पहले विभिन्न महिला संगठनों की महिलाएं आई थी केवल स्वागत करने। हमारे पहुंचने से पहले ही उनको पुलिस ने वहां से हटा दिया और थाने में दिन भर रखा। इतना ये सरकार सच से डरती है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग सब सरकार से डरे हुए हैं। अब सरकार से मत डरिए, सरकार हमसे डरती है। सरकार हमारी आवाज से, हमारी चेतना से डरती है और सरकार सच से डरती है। सच को बांटिए, सच को बोलिए, सच को लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। जितना सच
लोगों के सामने आएगा, उतनी ये झूठ पर टिकी हुई सरकार डगमगाएगी और बिल्कुल मतलब अपने मतलब जिसको कहना चाहिए पराजय की तरफ जाएगी, जितना हम सच बोलने की और सच दिखाने की हिम्मत जुटाएंगे। तो वहां हमारी जो संसद शुरू हुई, तो 3 सत्र में वो संसद बांटी गई और तीनों सत्र के लिए विभिन्न स्पीकर, 3 स्पीकर चुने गए और 2 डेप्यूटी स्पीकर। तो 3 स्पीकर में से एक एनी राजा जी थी, एक मेधा पाटकर जी थी और एक मैं थी, और हर सत्र में 2 डेप्यूटी स्पीकर थे। हमारा चूंकि पहला सत्र था इसलिए पूरी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन दूसरे दोनों सत्रों में एक कृषि मंत्री भी नियुक्त किए गए जो महिलाओं को जवाब देंगे। तो सत्र शुरू हुआ राष्ट्रगान के साथ और फिर हम लोगों ने जो 540 किसान शहीद हुए हैं, जिनमें 7 महिला किसान भी हैं, इसको याद रखिएगा, 7 महिला किसान भी शहीद हुई हैं इस आंदोलन में। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि जो हमारे देश की संसद है उसमें तो हमारी सरकार ने श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं समझी है। हमारे मंत्रिमंडल के लोगों को लगा नहीं है कि ये 540 लोग उनके ही परिवार के हैं जो इन बॉर्डरों पे मरे हैं। उन्होंने एक शब्द भी उनके लिए नहीं कहा है, लेकिन हम लोग अपना सत्र उनको श्रद्धांजलि दे करके शुरू करेंगे। और उसके बाद हमारे उस दिन का, पूरे दिन का विषय था ये जो कानून बनाया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने वाला कानून। और चूंकि इसका असर सीधे सीधे महंगाई को बढ़ाने का हुआ है और उस महंगाई को सब झेलते हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, इसलिए उस दिन का विषय वो था। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि महिलाएं उस विषय पर कितनी तैयारी करके आई थी। महिलाएं तरह तरह की थी उस दिन, वो जो 200 महिलाएं थी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हम उनको साधारण नहीं कह सकते, असाधारण किसान महिलाओं का था, जो कम पढ़ी लिखी थी या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने आंदोलन से बहुत कुछ सीखा था। फिर उनके घर की बहुत सारी नौजवान महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन किसान परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण परिवेश के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कई बुद्धिजीवी थी, डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर्स भी थी, और फिर कुछ काफी मतलब जो ये संगठन इसमें शामिल हैं उसके नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जितनी महिलाएं वहां आई थी, मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने इस कानून का अध्ययन किया था। उन्होंने इधर उधर की बातें ही नहीं की, आंदोलन के बारे में तो बात की, सरकार के खिलाफ बोली, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली, लेकिन पूरी तरह से वो संदर्भ के साथ जुड़ी रही और इस कानून की जो अलग अलग विशेषताएं हैं वो भी उन्होंने रखा कि इस कानून में क्या क्या लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि अगर अकाल भी पड़ेगा, भुखमरी भी होगी, तो भी अगर कोई कंपनी निर्यात कर रही है आवश्यक वस्तुओं को का, तो उस निर्यात पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। ये यहाँ तक उनका अध्ययन था, सारी बातों को उन्होंने रखा। और तीनों सत्रों में आप समझ लीजिए 110 महिलाओं को बोलने का मौका मिला। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि पुरुषों की संसद भी चल रही है, लेकिन पुरुषों की संसद में, माफ कीजिएगा, देखा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में भाग लेने वालों को मौका बोलने का नहीं दिया गया, नहीं दे पाए, और बहुत सारी बातें जो विषय के साथ जुड़ी हुई नहीं थी उनको भी बोलने का काम वहां पर किया गया। लेकिन इस महिला संसद में बहुत ही अनुशासन के साथ जो विषय था उस पर हमारी महिलाएं बोली, बहुत अच्छा बोली, बहुत जोश के साथ बोली, और 110 महिलाओं को 200 में मौका मिला वहां पर बोलने का। जो सत्र चले वो भी बहुत अनुशासित तरीके से चले। यही नहीं, इन सत्रों में बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। एक तो मैंने आपको बताया जो श्रद्धांजलि का प्रस्ताव था वो पारित किया गया, लेकिन इसके अलावा एक जो प्रस्ताव था वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है महिला आरक्षण का प्रस्ताव,
जो उस संसद में 25 साल से लटका पड़ा हुआ है कि 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभाओं और लोकसभा में मिलना चाहिए। और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसके साथ ये कहा गया कि हम लोग तो आबादी के 50% हैं, लेकिन हम फिर भी दरिया दिल हैं और हम 33% ही मांग रहे हैं और 33% तो हमको मिलना ही चाहिए। इसका प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस संसद में पारित किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये पारित किया गया कि जो महिलाएं इस आंदोलन में शहीद हुए लोगों के विधवाएं हैं या उनके परिवार से जुड़ी हैं, तो उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा सरकार की तरफ से मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि शहीद की शहादत के बाद बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है। आपको शायद पता होगा कि पंजाब सरकार तो उन शहीदों के परिवारों को मुआवजा भी दे रही है, सबको नहीं मिला लेकिन दे रही है, लेकिन हरियाणा सरकार तो बिल्कुल ही देने का काम नहीं कर रही और देगी भी नहीं। और केंद्र सरकार तो खैर मानती ही नहीं कि इस आंदोलन में किसी का देहांत भी हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मांग उठाई गई कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के और समस्याओं के बारे में भी प्रस्ताव पारित किए गए और एक जो प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पारित किया गया कि महिला किसानों को किसान होने की मान्यता मिलनी चाहिए और जो भी सहूलियतें किसानों को मिलती हैं, जैसे कि उनको महीने साल में 12,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं, सबके नहीं आ रहे हैं लेकिन सरकार की घोषणा है, वो महिला किसानों को भी मिलनी चाहिए। किसान परिचय पत्र उनको मिलना चाहिए, किसान लोन उनको मिलना चाहिए, जो सब्सिडीज हैं जैसे खाद की सब्सिडी है वो भी उनको मिलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें भी वहाँ पर उस प्रस्ताव के माध्यम से पारित की गई और इसमें काफी जोश के साथ, काफी खुशी के साथ महिलाओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसका समर्थन किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तीनों सत्रों में जब बहस खत्म हुई तब वो जो 2 सत्रों में कृषि मंत्री थे उन्होंने भी बताया बहुत मजेदार तरीके से कि वो तो मानते हैं कि ये कानून काले कानून है, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी बात को रख नहीं सकते हैं और सरकार बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो इन काले कानूनों को रद्द करने की का समर्थन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। बहुत मजेदार तरीके से उन दोनों कृषि मंत्रियों ने अपनी बात को रखा। तो इसमें जो एक बहुत बड़ी बात आई जब इस पर चर्चा हुई, इस कानून पर, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का जो कानून है, तो कई महिलाओं ने और कई लोगों ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आप अभी इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे और सरकार ने भी आश्वासन दिया कि फिलहाल हम इसको नहीं लागू करेंगे, 1.5-2 साल नहीं लागू करेंगे, लेकिन इस कानून को तो वो लागू कर रहे हैं, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कानून, क्योंकि उसका असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो खाने पकाने का तेल है उसका 1 साल में दाम 2 हो गया है और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। सरसों का दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन सरसों का तेल जिसकी पैकेजिंग करके, बढ़िया पैकेजिंग करके अडानी जैसी कंपनियां बेचती हैं, उसका दाम 2 हो गया है। इसके साथ साथ जो ये आटा और दाल और इन चीजों को भी बड़ी कंपनियां पैकेजिंग करके बेच रही हैं, उनके दाम में भी काफी बढ़त देखने को मिली है, इजाफा हुआ है। तो इस बात पर कई महिलाओं ने अपनी बात को रखा और फिर इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया कि इस कानून को और बाकी काले कानूनों को भी वापस लिया जाए। ये तो प्रमुख प्रस्ताव था जो इस सदन में पारित किया गया। तो जो मैं बात कहना चाहती हूँ, ये महिलाओं ने अपनी संसद को बेहतरीन तरीके से चला करके इस बात को साबित कर दिया कि वो खेती भी संभाल सकती हैं
और अपने घर को भी संभाल सकती हैं, अपने कामकाज को भी संभाल सकती हैं और वो देश को भी संभाल सकती है। उनको पूरा हक है देश का नेता बनने का, सांसद बनने का, मंत्री बनने का, आगे बढ़ करके इस देश को चलाने का काम करने का। उन्होंने साबित कर दिया है कि हर महिला, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या ज्यादा पढ़ी लिखी हो, उसके अंदर वो सूझबूझ है, वो निष्ठा है कि वो देश को चलाने का काम भी बेहतरीन तरीके से कर सकती है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक बात जो इन महिलाओं के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये वो महिलाएं हैं जो घर से पहले कभी बाहर नहीं निकली हैं। अगर किसी महिला को, ये खुद कहती हैं, ये कहा जाता कि थाने चलो, तो वो मतलब अन्याय बर्दाश्त करना बेहतर समझती, थाना जाना ठीक नहीं समझती। वो घरेलू हिंसा को बर्दाश्त करना या बाकी किसी तरह के अन्याय को बर्दाश्त करना स्वीकार था उनको, लेकिन थाने में जाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अब यही महिलाएं लगातार जहां भी पुलिस को देखती हैं वहां वो नारा लगाती हैं, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। मतलब उनकी चेतना आप देखिए कहाँ पहुंच गई है। डर भी निकल गया है और वो ये भी समझ रही है कि आज सरकार भी उनसे डर रही है और पुलिस की लाठी और पुलिस की वर्दी के पीछे सरकार अपना काला मुंह छिपा रही है। तो बहुत कुछ मिला सीखने को उस किसान महिला संसद से और उन किसान महिलाओं के बीच में रह करके। बहुत बहादुर हैं, बहुत जीवट हैं, थकती नहीं है, क्योंकि थकना उनके जीवन का हिस्सा आज तक रहा ही नहीं है। और जितनी ऊर्जा वो अपने घर और अपने खेतों पर लगाती थी, आज उतनी ही ऊर्जा वो इस किसान आंदोलन में लगा रही हैं, इस संघर्ष को दे रही हैं। और मुझे लगता है कि इन महिलाओं की शिरकत किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है, उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा ये राज है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं कि सवालों के लिए कोई समय है या आपने कुछ सवाल डाले हैं चैट बॉक्स में, पता नहीं, लेकिन अगर हो तो जरूर डालिए और मैं कोशिश करूंगी, वरना हेमलता जी अब आप अपना काम संभालिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी। मैं एक बात और भूल गई थी। जी 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 जी। ये हम लोग अक्सर समझते हैं कि महिलाएं बहुत रूढ़वादी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की जहाँ जहाँ बातचीत होती थी छोटे से ग्रुप में, तो हम लोग ये कहते थे कि ये देखिए सरकार मतलब हमारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान का सवाल उठाती है, सिखों के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करती है, और ये फलाने की लड़की फलाने लड़के के साथ भाग गया, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग गया, इस तरह की बात उठाती है। और हर गोल से यही आवाज उठी, अरे भाग रही है तो भागने दो, उनको खुश रहने दो, लेकिन हमको तो अपने ही मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। तो ये जो रूढ़िवादिता है, ये भी आंदोलन में कैसे प्रभावित होती है, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बहुत ही सुंदर। ये जो अंतिम वाला हिस्सा भी था, ये स्त्रियों की एक दूसरी ही चेतना को प्रदर्शित कर रहा है। पूरा का पूरा वक्तव्य बहुत ही एनलाइट करने वाला, खूब मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सैद्धांतिकी हमने ली है, पर किस तरह से ये व्यावहारिकता एक नई सैद्धांतिकी को जन्म देगा, ये बहुत खूबसूरत पक्ष है। इंसान को, नए समाज को, मतलब जी जी जी, इसको जारी रखना हम लोग सबका काम है। जी बिल्कुल। ये आंदोलन हमारा आंदोलन है, और जब ये जीत के जाएंगे तो इस चेतना को जिंदा रखना ये हम लोग सबका काम है। ऑफ कोर्स, यस। तो ये बहुत ही प्रेरक, बल्कि हमारा प्रस्थान बिंदु है कि मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने भी थक हार के कह दिया था कि गांवों को उद्ध्वस्त कर देना चाहिए। हाँ।
सारे के सारे जो जड़ता है, सारी की सारी जो पारंपरिकता है, उन सब की ये जड़ है। और जड़ है। ये महिलाएं जब गांवों से निकल करके सीधे अपनी आजीविका के सवालों को जब एड्रेस करने लगी, तो कितनी सुंदर बात सुनाई दी कि लड़की भागती है तो भाग जाने दो, उसको खुश रहने का अधिकार है। मतलब आज के दिन जबकि वो कौन कौन से लव जिहाद और जाने कौन से पुलिस के जोड़े वोड़े बना दिए कुछ यूपी सरकार ने, मुझे नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है वो क्या था। तो मतलब कि इस तरह रोमियो स्क्वाड, यस यस, रोमियो स्क्वाड जो बना दिया था, अब बेचारा रोमियो स्क्वाड क्या करेगा? हम लोग झेल रहे हैं। अब रोमियो स्क्वाड क्या करेगा, जबकि स्त्रियों ने, कहा जाता है बहुत, ये जो सुदृढ़ पितृ सत्ता है वो कहती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। वो कभी नहीं कहता है कि ये स्त्री मेरी ही शिकार है। वो ये कहता, तो ऐसी स्त्रियों को लेकर के अब ये पितृसत्ता की जड़ें चूलें सारी की सारी अवश्य ही हिलेंगी। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि कितनी तेजी के साथ इन लोगों ने अपने भीतर एक चेतना विकसित की है, जो मनुष्य होने की शर्तें हैं उसको किस तरह से इन लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तब तक आप लोगों के जो सवाल हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। तब तक, जब तक आप लोग तैयार हों तब तक मैं एक दो बात और जरूर कह लेती हूँ। एक सवाल है कि ये जो किसान महिलाएं हैं ये ज्यादातर किस वर्ग से आती हैं मैम, किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये ज्यादातर जो है ये किसान के परिवारों की ही महिलाएं हैं। और किसानों में जैसे अलग अलग तरह के किसान हैं, बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो हर तरह के किसान के परिवार की महिलाएं वहाँ पर हैं। इनमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो छोटे किसानों का या मध्यम किसानों का है, जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं और काफी गरीब औरतें भी हैं। यहाँ हमने देखा कि बॉर्डरों पर खेत मजदूर औरतें भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है क्योंकि वो रोज कमाने रोज खाने वाली औरतें हैं। वो ज्यादा इस तरह से वहाँ पर हफ्तों नहीं बैठ सकती हैं। तो ये तो उनका वर्गीकरण है थोड़ा बहुत। और ज्यादातर ये पंजाब से है और एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा से भी है जो उस किसान संसद में मौजूद था। कुछ यूपी से भी आई थी, कुछ अलग अलग प्रांतों से थी, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो पंजाब और हरियाणा का ही था। जी, कोई और सवाल करना चाहते हैं? कह रहे हैं कि आज भी किसान आंदोलन पूर्ववत जारी है। अरे आप तो आप लोग जाइए बॉर्डरों पर, आप लोग जाइए, आप लोग मतलब बिल्कुल आपकी उम्र 10 साल घट जाएगी जब आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे उनका जोश। वो तो कहते हैं, जब कोई पूछता है कि आप कब तक बैठोगे, वो कहते हैं हम 2024 तक बैठेंगे और इसको हरा करके नई सरकार से कानून वापस लेकर के तब घर जाएंगे। इस तरह का तो उनके अंदर जोश है। जी, ये बहुत अच्छी बात हुई कि जो विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए, उन प्रस्तावों में साहब ने कहा है कि मुझे लगता है महिलाएं किसान हैं ही नहीं, क्योंकि जमीन उनके नाम ही नहीं होती है। वो देखिए ये अंतर विरोध है। वो किसान है क्योंकि वो किसानों का काम कर रही हैं, वो खेती का काम कर रही हैं और वो अपने परिवार की जमीन पर या जो अपनी जमीन है उस पर कर रही हैं। वो जमीन उनके नाम नहीं है, ये तो उनके साथ अन्याय है। जिसका मतलब ये नहीं है कि वो किसान नहीं है, वो किसान है। जी, ये लता जी पूछ रही हैं, आत्महत्याग्रस्त इलाकों की एकल महिलाओं की शिरकत कैसे थी? देखिए वहाँ वो तो ज्यादातर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा है, तो वहां से तो आना संभव नहीं है यहाँ बड़ी संख्या में। और वो लोग आए हैं और गए हैं, लेकिन वो लोग आकर के यहाँ बैठ नहीं सकती हैं। लेकिन जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनकी जो विधवाएं हैं, एक तो हमारे साथी थी, लेकिन वो विधवाएं भी आती जाती हैं। टोल पर भी मुझे एक शांति देवी मिली थी
जिनके पति इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। जी, हम तो मैं ये कह रही थी सुभाषिनी जी कि आपने ये कितनी सुंदर बात बताई कि मैं इन महिलाओं ने ये प्रस्ताव पारित किया कि सब्सिडी, किसान परिचय पत्र उनको भी मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर स्त्रियां बहुत कुशल मैनेजर हैं और इसलिए वो हर एक क्षेत्र में अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो आपने विवेचन दिए हैं, जो विवेचनाएं 110 महिलाएं इन्होंने अपनी बात रखी, ये कितना कमाल है कि जिनको कहा जाता है कि वो घूंघट में, ओहो वो घूंघट वाला मसला तो बहुत ही सुंदर था कि कि किस तरह से जो पितृसत्ता है उसको कैसे तोड़ा है इस आंदोलन ने। इसकी स्टडी तो इस तरह से भी की जाएगी। चुनौती दी है, जी तो नहीं है, चुनौती दी है। जी जी जी। नहीं, अब यदि घूंघट उलट ही गया तो वो टूट गया ना। तो ये एक स्टडी इस तरह की भी बनती है कि किस तरह से किसान आंदोलन ने मैं तो नाम यही पद लूंगी, किसान महिलाओं को किस तरह से मुक्त किया, आजाद किया, स्वतंत्रता की राह दिखाई। मुझे याद आ रहा है कि किसी एक चैनल में राकेश टिकैत जी से सवाल किया गया था कि अब आप राजनीति कर रहे हैं और ये बताएंगे कि अब है तो हम किसको चुनेंगे और किसको नहीं चुनेंगे। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिया था। उन्होंने कहा था यदि आप हमारे तक वोट लेने आते हैं तो वो राजनीति नहीं है, पर अब हम ये बताएं कि हमें क्या चाहिए, ये राजनीति है। बिल्कुल सुंदर सा और मतलब एक नए भारत को गढ़ता हुआ किसान आंदोलन और उस किसान आंदोलन में किसान महिलाएं ये हैं। हमारे साथी जो है उनमें से कोई सवाल करना चाहता हो तो आमंत्रित हैं। अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल करें। मैं करना चाहती हूँ सुभाषिनी जी से। हाँ लता जी, आइए आइए। हाँ, अपना वो भी ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। जिंदाबाद सुभाषिनी जी, जिंदाबाद। हाँ, और मैं 2 बार आ चुकी हूँ बॉर्डर पे और मैं महिला आंदोलन में भी हूँ और किसान आंदोलन के साथ लगातार जुड़ी हूँ और बहुजन संवाद भी चलाती रही हूँ। तो ये मैंने देखा है कि पुरुषों के मन में भी बहुत बदलाव हुए हैं महिलाओं को शिरकत लेकर। जी जी। तो आपने किस तरीके के महसूस किए? क्या उनमें कुछ बदलाव, जैसे कि जब इन लोगों ने अपने घूंघट छोड़े, इन्होंने ट्रैक्टर चलाए, इन्होंने अपने परचम लहराए, इन्होंने सूरजमुखी के फूल के जैसे वो उठकर आई, ये इतनी खूबसूरती इस आंदोलन की है। ये देखते हुए इन पुरुषों के मन में किस तरीके की भावनाएं हैं अपनी इन सारी किसान जो कहेंगे किसान सहेलियां या फिर बहनें या फिर अपनी पत्नी या अपनी बेटियों को देखते हुए, क्या कौन कौन से बदलाव आपने खुद महसूस किए? जब महिला संसदें चल रही थी तो पुरुषों ने अपने भी संगठनों में महिलाओं को उसी तरीके से 50% सहभागिता और निर्णय प्रक्रिया में सहभाग देने का तय किया या नहीं किया? नहीं, देखिए अब हम लोगों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो कुछ हुआ है पहले उसको हम लोग समझे कि वो कितनी बड़ी बात है कि ये जो पुरुष हैं यहाँ पर, मैंने कहा ये पुरुष प्रधानता के गढ़ से निकल करके आए हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कम से कम एक तो महिलाएं वहाँ आकर के बैठी। आपको मालूम है खाप पंचायत में कोई महिला नहीं भाग ले सकती है, आप लोग तो सब जानते हैं ये बात, लेकिन वो महिला वहाँ बैठी हैं, वो बोल रही हैं। बहुत सारी जो अविवाहित लड़कियां हैं, यंग वुमेन हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर है। वो नारे लगाती हैं, घूमती रहती हैं, पर्चा पोस्टर बनाती रहती हैं, गाने लिखती हैं और जैसा कि मैंने कहा माइक से ये लोग बोलती हैं और कभी कभी तो पूरा मंच संभालने का काम भी उनको दे दिया जाता है। लेकिन अभी यह है कि दे दिया जाता है, मतलब
वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिर मैंने बताया ट्रैक्टर चला करके आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके पहले तो ट्रैक्टर तो बहुत कम चलाती थी, मैंने तो बहुत कम देखा है महिलाओं को। पंजाब में तो देखा है, हरियाणा में तो बहुत कम, पश्चिमी यूपी में भी बहुत कम, लेकिन बैलगाड़ी हाँ हाँकती है, वो हमने देखा है, लेकिन वो घूंघट के अंदर। तो ट्रैक्टर चला करके आए, घूंघट ऊपर करके आए, मना नहीं किया। अब एक एक पुरुष के मन में क्या है, एक एक परिवार के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में तो जानकारी अभी हम उस तरह से नहीं दे सकते हैं, ना हम क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैंने टोलों पर भी देखा जहाँ पर वो अपने गांव के ही लोगों के साथ बैठी हैं, पुरुष भी उनके ही गांव के हैं, महिला भी वहीं के हैं, तो वहाँ भी मतलब वो काफी खुल करके बैठी हैं, बात कर रही हैं, बोल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब ये चेंज कब तक रहेगा, वो उनको 50% देंगे नेतृत्व में कि नहीं, ये तो महिलाओं को लड़ना भी पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, अभी तक तो जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन अब महिलाओं के अंदर वो ताकत और वो हिम्मत पैदा हो रही है कि वो कहें कि नहीं साहब। अभी उस संसद में एक महिला ने कहा कि अब रोज जो संसद होती है उसमें सिर्फ पुरुष क्यों होते हैं, उसमें अब हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसमें 33% महिला किसान सांसद होनी चाहिए। ये बात उठ गई, ये आ गई है सामने, बहुत सुंदर एजेंडे पर आ गई। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो हम जैसे कहते हैं, हम ज्यादा आगे दौड़ने की कोशिश न करें। जो शादी वाली भी बात थी, वो भी उन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप में कही। अब इससे हम ये हिसाब लगा ले कि सारा हरियाणा, सारा पंजाब अभी शादियों के पक्ष में, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनके घर की लड़की जाए तो इस तरह का उनका एटीट्यूड नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ बातें बदली हुई बोल रही हैं लोग, एक चेंज देखने को मिल रहा है जी। ये लेकिन हम लोगों को थोड़ा वो भी रहना चाहिए। आजादी की लड़ाई में भी औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था, लेकिन उसके बाद घर में वापस भेज दी गई। तो ये हम लोगों का काम है, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लेखक हैं, जो महिला आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ महिला आंदोलन चला रहे हैं और जो वहाँ किसानों के घरों से निकल करके आई हैं, ये हम सबका मिला जुला काम है कि आंदोलन जीतने के बाद भी ये परिवर्तन समाप्त न हो जाए। एक बार फिर महिलाओं को इन सार्वजनिक स्थानों से वापस न भेज दिया जाए। ये तो हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, जो हम लोगों ने शायद 47, 48, 49, 50 में नहीं निभाया या निभाने की कोशिश की, लेकिन कमजोर पड़ गए। जी, वो दोनों समय, एक सेकंड, दोनों समय की जो स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी, उसको देखना होगा कि महिलाओं के हाथ में कितनी शिक्षा थी और आज महिलाओं के हाथ में कितनी शिक्षा है, ये भी हमें हाँ ध्यान रखना होगा। बहुत फर्क है जी जी जी। तो बिल्कुल हम मैंने कहा कि इससे सैद्धांतिकी बिल्कुल निर्मित होगी। हैदर, आप कुछ कह रहे हैं शायद। जी मैम, आदाब मैम, जीते रहिए सर, बहुत मुबारकबाद आपको मैम। मैं ये मेरे जहन में आया, अभी आपने कहा कि वस्तु स्थिति अभी ये है कि महिलाओं को मंच दे दिया जाता है, अभी ये वस्तु स्थिति है, और मतलब पीछे से जो बैक है वो पुरुषों का है। मैम, तो इस संदर्भ में मैं ये सोच रहा था कि मैं पूछूं आपको वैसे इस बार में, क्योंकि आप यहाँ भी शाहीन बाग का जो आंदोलन था, बेसिकली वो बिल्कुल, शायद मैं तो रोज लगभग दूसरे दिन जाता था उसमें, तो मुझे लगता है वो, और मैम भी जाती थी, हेमलता मैम भी, हम साथ गए कई बार उसमें, तो वो तो प्योरली एक तरह से महिलाओं के हाथ में था, और वहाँ महिलाएं पुरुषों को मतलब देती थी एक तरह से मंच की। आप बहुत जबरदस्त था, ये बात तो बिल्कुल सही है। हालांकि कई थे उसमें एस्पेक्ट्स, लेकिन ये उसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि महिलाएं चला रही थी, मंच को संभाल रही थी, फैसले ले रही थी, और कभी कभी आपत्तिजनक भाषण कोई देता था तो उसको रोकती भी थी कि इस तरह की बात आप हमारे मंच से नहीं कर सकते। वो तो एक बेमिसाल चीज थी, लेकिन उसको जिस तरह से क्रूरता के साथ दबाया गया, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, तो इससे अब हमको प्रेरणा लेना है। और उस आंदोलन की बात भी यहाँ होती है, सीए के खिलाफ जो आंदोलन था उसकी भी याद लोग करते हैं, उसकी भी बात होती है। जी, इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमें ये भी देखना होगा कि इन जो बात आपने कही
तो चाहे शाहीन बाग की भी स्त्रियां हैं, वो अब कहाँ हैं और क्या क्या कर रही हैं, हमको इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। चेतना एकाएक नहीं बनती, चेतना धीरे धीरे ही अपने पैर बहुत सुदृढ़ रखती है, तब आगे बढ़ती है। एक सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है अमित धर्म सिंह जी का, महिलाओं के शिक्षित होने की जो राह है, क्या किसानी उसको प्रभावित नहीं करती? जी सुभाषिनी जी, सुभाषिनी जी, ओह नेटवर्क की दिक्कत लग रही है। हाँ, कुछ दिक्कत है। हाँ नहीं, वो लेफ्ट हो गई हैं। चलिए आप जी, मैं तब अपनी बात रख दीजिए। हाँ, मैं तब तक हाँ। अपनी ही बात रखती हूँ। मुझे जितनी बातें उन्होंने कही, आप उनको बोलिए जुड़ने के लिए, बजरंग जी। जितनी बातें उन्होंने कही, तो उससे ये तो दिखाई दे रहा था कि मुझे बहुत शिद्दत से, जब वो कहती रही कि घूंघट तोड़ करके निकल आई, चाहे बहुत कम स्त्रियां ही हों जो ये कह रही हों कि भागी हुई लड़कियां शादी कर लें, अपने खुशियां अपनी खुद तय करें, या महिला किसानों को किस तरह की सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, किस तरह से उनके किसान होने को स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि चाहे वो महिला किसान मजदूर हो, उससे लेकर, जी सुहासिनी जी आ गई वापस। ये सवाल था एक कि अमित धर्म सिंह का, कि महिलाओं के शिक्षित होने की जो राह है, क्या किसानी उसको प्रभावित नहीं करती? क्या मतलब? महिलाओं के शिक्षित होने की जो राह है, क्या किसानी उसको प्रभावित, किसान का कार्य, अच्छा, क्या संभवतः ये कहना चाहते होंगे कि किसान का काम की वजह से वो शिक्षित नहीं हो पाते? जी 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 जी। देखिए, महिलाओं के शिक्षित न होने के बहुत सारे कारण हैं, और एक तो है काम का बोझ, दूसरा है शिक्षा का महंगा होना, और तीसरा है जो लड़कियों को जाना पड़ता है पैदल काफी दूर गांव में, तो उनकी असुरक्षा। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं जिस हद तक शिक्षित हो सकती हैं वो नहीं हो पा रही हैं। ये एक हमारे यहाँ की बड़ी भारी त्रासदी है। वहाँ तो हरियाणा में तो लड़कियां कहती हैं कि हमारे गांव में ही सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, हम गांव के बाहर जा ही नहीं सकते हैं, हमको इतना लोग परेशान करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, काम का भी बोझ है। जी, मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो स्त्रियां आंदोलन में थी, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार से उस वक्त मांग की थी कि हमारे गांव में न केवल स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल होने चाहिए, बल्कि लड़कियों के लिए छात्रावास भी होने चाहिए। हाँ, हॉस्टल होना चाहिए। जी, और दूसरी बात ये कि केवल स्त्रियों को नहीं, स्त्रियां असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं, तो हमारे साथी पुरुषों को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी बरतें। एक सवाल और आ रहा है कि सीमा शकुन जी जी जी, अभी ये एक सवाल ले लेते हैं। मुझे दूसरी जगह जाना है प्रेमलता जी। हाँ, अच्छा, ये एक सवाल फिर अली जावेद जी का। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में महिला किसानों के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है? क्या KCC सीमा शकुन, कोई सीमा शकुन है वो पूछ रहे? नहीं, अभी किसान महिलाओं को तो मान्यता है ही नहीं, नहीं कर रही है। इसके साथ एक और सवाल है। हाँ, नहीं, किसान के रूप में महिलाओं को मान्यता है ही नहीं। जी, हाँ, तो फिर ये सवाल ये लिख रही हैं आगे कि क्या KCC जैसी योजनाओं में भी महिला किसान के साथ भेदभाव हो रहा है? तो ये वही आपका उत्तर है। वो तो वंचित है तमाम योजनाओं से। अच्छा, अली जावेद सर, आप पूछ लीजिए सवाल। अब मेरा सवाल नहीं है, मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। और मेरा मशवरा ये है कि जब हम महिलाओं और लड़कियों के बारे में बात कर रहे हों, तो हमें शब्दों का चुनाव जो है
बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए। सुहासिनी जी की लास्ट लाइन जो थी उसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि लड़कियां भाग रही हैं तो उन्हें भागने दो। दरअसल भागने की संस्कृति जो है वो हमारे समाज में ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने आपने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि भागते तो चोर बदमाश हैं, इसलिए जो है हम जब इस बारे में इस्तेमाल करें तो हम ये कहें कि लड़कियों को अपनी नई जिंदगी चुनने की आजादी होनी चाहिए। और उस आपने शायद अली जावेद भाई सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि सरकार हमारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस बात को बार बार उठाती है, और वो इस तरह से उठाती है, ये भागने वाली बात तो वो कहती है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भागती है तो भागने दीजिए, वो बात अलग है कि जब इस पर डिस्कशन हो तो उसको दूसरी तरह से रखा जाए। जी जी, वही जो है मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, यही कहना था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, आप हेमलता जी मुझे छुट्टी दीजिए प्लीज। बस मैं समाप्त ही कर रही हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिनी जी कि आप हम देखेंगे कि आमंत्रण पर यहाँ आई और हम लोगों को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से लाभान्वित किया। हम देखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ, दलित लेखक संघ, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच, जन संस्कृति मंच, जनवादी लेखक संघ, प्रतिरोध का सिनेमा और इप्टा के संयुक्त तत्वावधान में हम देखेंगे कि मंच से हमने यह एक कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे तमाम दर्शकों, श्रोताओं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।